Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the very interesting topic of the history, that is First Empire. भाई प्रीवियस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया, चालकोलिथिक एज पढ़ ली, मेगालिथ पढ़ लिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदास, उपनिषद। अब बारी आती है राजा और राज्यों की, बड़े बड़े एम्पायर की। एंड यू नो बेटा, फर्स्ट एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सा था, उसमें कौन कौन से राजा थे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था जनपदास से महाजनपदास। नाउ महाजनपदास व्हेन इंक्रीज देयर टेरिटरी, सो दैट बिकम द एम्पायर। और महाजनपद में वी हैव रेड अबाउट द मगध, दैट मगध वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। और कैसे था, अगर आपको याद हो तो बिंबिसारा के बारे में मैंने बताया था, अजातशत्रु के बारे में। एंड आफ्टर दैट नंदा डायनेस्टी ओवरटेक दिस, एंड देन आफ्टर द एंड ऑफ द नंदा डायनेस्टी, दैट इज फाउंडेड बाय महापद्मनंदा, who became the powerful ruler of Magad. That we have to discuss. About this time there was a king called Alexander the Great. जब ये महापद्मनंदा डायनेस्टी चल रही थी ना, तो अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, आपने सुना भी होगा, सिकंदर जो पूरा विश्व को विजय करने चाहता था, वो बहुत उस समय उनका बहुत नाम था। डिफीटिंग स्टेट्स इन द यूरोप एंड वेस्ट एशिया, ही एंटर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 326 BC। अब उन्हें लगा भैया भारत बचा है, इतने सारे देशों को हरा दिया, अब मैं भारत को भी हराऊंगा। पहुंच गए इंडिया। यहाँ आए तो अनफॉर्चुनेटली किंग पोरस जो थे वो उनसे हार गए। द किंग ऑफ द टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब, ही वांटेड टू एडवांस एंड अटैक मगध। अब पोरस को हराने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, तो आपका जो झेलम चेनाब वाला एरिया है ना, वो पूरा का पूरा अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के पास आ गया। अब उसे लगा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। आगे कौन था? मगध एम्पायर। मगध महाजनपद था, पावरफुल जनपद था, तो उससे जो है उनकी जो है क्लैशिंग हो गई, लड़ाई हो गई। अब his army was frightened to powerful Magadhan army, so he had to turn away। क्योंकि मगध को मैंने आपको पहले ही बताया, उनके पास एलिफेंट भी थे, चैरियट भी थे, फुट सोल्जर्स भी थे, नेचुरली ब्लेस्ड था। तो मगध की इतनी वास्ट और डाइवर्सिफाइड आर्मी को देखकर चलो वापस छोड़ो, यहाँ हमारा कुछ हो नहीं सकता, कभी ज़्यादा ना हो जाए गड़बड़। सो मगध वॉज एट दैट टाइम मच मोर पावरफुल। दिस वॉज द राइट टाइम फॉर सच पावरफुल मगध टू एक्सपेंड इनटू एन एम्पायर। ये सही समय था कि जब अलेक्जेंड्रा द ग्रेट सोच रहा है कि मैं मगध के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आऊँ या ना आऊँ, लड़ाई करूँ या ना करूँ, तो मगध का ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था कि अब मैं अपनी टेरिटरी को और बढ़ा सकता हूँ। और दैट्स वाई मगध के जो उस समय के रूलर्स थे, दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द टेरिटरी एंड convert the Magad into the great empire. Moving to the note 8, there is a legend when King Porus was defeated and brought before the victor in the chains. Alexander asked, अब आपको ये पता होना चाहिए, किंग पोरस को जब इन्होंने हराया था ना अलेक्जेंडर को, तो पूरा उन्हें पोरस को चेन में बांध कर अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। तो अलेक्जेंडर क्या बोलता है? हाउ शुड आई ट्रीट यू? तुम्हें मैंने हरा दिया ना, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या करूं? तो पोरस ने चेन में बंधे हुए के भी अपना बोल्डली बोला, एज किंग ट्रीट्स द अनदर, मुझे एक राजा की तरह ही ट्रीट करो। मतलब उसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा करो, नहीं, एक राजा की ट्रीट करो। यानी कि एक राजा जब लड़ाई करता है तो अपना सर कटवा लेता है, लेकिन सर झुकाता नहीं है। अलेक्जेंडर को इतनी खुशी हुई ये बात सुनकर, उसने सोचा कि मैं इतनी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहा हूँ, सब हार मान रहे हैं, मेरे आगे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ये बोल्डली खड़ा है, इसको अपनी मृत्यु से कोई डर नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को फ्री कर दिया, छोड़ दिया कि आपकी ब्रेवरी पे मैं खुश होता हूँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दैट वी आर हैविंग द ग्रेट एंसेस्टर्स। नाउ व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दीज ऑल स्टोरीज और मगध एम्पायर? We can know about the Mauryan ruler mainly from 3 books.
3 बुक्स में इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इंडिका जो कि आपकी मेगास्थनीज ने लिखी थी, अर्थशास्त्र रिटन बाय द चाणक्य एंड मुद्राक्षा रिटन बाय द विशाखादत्ता। These 3 books reveals the whole information of the Mauryan Empire. In addition, the Ashokan pillars and the rock edicts or archaeological evidences also reveal the more information for this empire. अब आप बोलोगे मैडम मगध करते करते आप मौर्यन एम्पायर के सोर्स के बारे में बता रहे हो, व्हाट इज मौर्यन एम्पायर? सो स्टोरी बिगिंस हियर। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि भाई मगध मौर्यन एम्पायर में कैसे चेंज हो गया। एज मगध वॉज अ वेरी पावरफुल महाजनपद अंडर द नंदा रूलर, अबाउट दिस टाइम द यंग मैन फ्रॉम द मौर्यन ट्राइब नेम्ड चंद्रगुप्त मौर्य joined the Nanda army. This ambitious young man soon became the commander of small part of army and gradually become the king. मतलब स्टोरी ये भी कहती है कि भाई जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे उसी में ये ट्राइबल का एक हेड था चंद्रगुप्त, और धीरे 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 ये इतना पावरफुल बनता गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरटेक कर लिया मगध एम्पायर को। इट वॉज इज द टाइम दैट ही मेट अ यंग एंड वाइस ब्राह्मण चाणक्य, क्योंकि उसको सपोर्ट मिला था चाणक्य का। हु वॉज एंग्री विद द नंदा रूलर्स, क्योंकि चाणक्य जो थे ना बेटा बहुत डिप्लोमेट थे, बहुत ज़्यादा, बहुत वाइस पर्सन थे वो। तो नंदा रूलर्स के वो एडवाइज़र होते थे, महागुरु होते थे। लेकिन एक दिन नंदा रूलर्स ने उनका अपमान कर दिया, इसीलिए वो उनका राज्य छोड़कर निकल गए। और वहाँ से उन्होंने जब मिले वो चंद्रगुप्त से, तो चंद्रगुप्त में उन्हें वो सारी बात नजर आई कि अगर मैं इसे ट्रेंड करूँ तो ये नंदा रूलर्स को हराकर जो मगध को ओवरटेक कर लेगा। तो चाणक्य की गाइडेंस में चंद्रगुप्त जो है उन्होंने मगध को ओवरटेक किया था। सो व्हेन चाणक्य सॉ चंद्रगुप्त ही सॉ हिज चांस टू टेक द रिवेंज एंड दैट्स व्हाई ही गाइडेड एंड ट्रेन्ड हिम वेरियस एस्पेक्ट। हर चीज़ में उसे ट्रेंड किया था, और यही कारण था कि चंद्रगुप्त ईजिली जो है नंदा रूलर्स को हरा के मगध को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब देखो उन्होंने कितना बढ़िया लिखा है चाणक्य ने। ही राइट्स द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट इज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर एक राजा खुश रहना चाहता है तो उसे खुशी तभी मिलेगी जब उसकी प्रजा, उसके लोग खुश होंगे। अच्छा राजा वही है जो अपने लोगों का ध्यान रखे। द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट इन हिज गुड, वो उसकी प्रजा जो है वो चाहे अपने राजा को प्यार करे कि भैया अगर हमारा राजा है तो हम हैं। वट प्लीजेज हिम इज नॉट गुड फॉर द किंग बट वट प्लीजेज हिज सब्जेक्ट। राजा को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसे खुशी किससे मिलती है, नहीं उसकी प्रजा को खुशी किससे मिलती है, वो काम करने हैं। तो कितनी बढ़िया बात, यानी कि उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा था। और आपको मैं बताऊं बेटा, चाणक्य's रियल नेम वॉज विष्णुगुप्ता। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्ता रियल नेम था। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ही वॉज अ टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ब्राह्मण भी थे। ही केम टू द मगधन कोर्ट टू सीक आर्म्स बट वॉज इंसल्टेड एट बीइंग अगली। अब क्या था, शुरू में वो एडवाइज़र भी रहे, फिर वो टीचर की तरह उन्होंने काम किया। तो एक दिन मगधन रूलर में आए थे, दरबार में नंदा रूलर्स थे। उन्होंने बोला कुछ यूनिवर्सिटी के लिए दान चाहिए, उन्हें जो है इंसल्ट करके भगा दिया गया। बस इसी पे उन्हें गुस्सा आ गया कि ये मगध को चलाने वाले हम गुरु लोग, हम इनको शिक्षा देते हैं और ये हमें मतलब इतना इस तरीके से इंसल्ट करते हैं। बस उन्होंने वहीं से डिसाइड कर लिया इस नंदा डायनेस्टी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मगध पे अब नए रूलर का शासन होगा। और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा भी है। और अर्थशास्त्र इज द फाइन बुक ऑन द पॉलिटिक्स। आज भी वर्ल्ड में जितने फेमस पॉलिटिशियन है ना बेटा, वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, 3 नाम है उनके, उनकी इस बुक अर्थशास्त्र को जरूर पढ़ते हैं। हाउ टू बिकम द डिप्लोमैट्स, कैसे आपको अपने रूल बनाने हैं, रेगुलेशन बनाने हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपकी अगली चाल क्या है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एम्पायर की बात करते हैं। इन्वेजन बाय द अलेक्जेंड्रा हैड वीकेंड द किंगडम्स इन द रीजन नाउ फॉर्मिंग पंजाब, अफगानिस्तान। चंद्रगुप्ता फॉर्म्ड अ स्मॉल आर्मी ऑफ हिज ओन, occupied the territory of Punjab, became the king, consolidate his position, attacked Magda, हराया नंदा को। नंदा को हराने के बाद मगध चंद्रगुप्त के हाथ में, और चंद्रगुप्त के हाथ में आया तो मगध जो है ग्रेट
एम्पायर में कन्वर्ट होने लग गया। और यही कारण था, धीरे 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 वो एक्सपेंड करता गया टेरिटरी एंड ही हर्न द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ द भारत इन 321 BC। ही वॉज नाउ नोन एज द लिबरेटर। इतना ज़्यादा वो लड़ते गया, जीतते गया, लड़ते गया, जीतते गया, इतना बड़ा किंगडम हो गया कि उसे एम्पायर का नाम दिया गया। और ये कहा गया कि इसने तो लगता है पूरा भारत ही यूनिफाई कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए उन्हें एम्परर ऑफ भारत का टाइटल दिया गया। एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ चाणक्य, हिज एडवाइजर, चंद्रगुप्त ग्रू फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। क्योंकि पीछे सपोर्ट किसका था? कौटिल्य का, चाणक्य का। तो उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप वो पावरफुल होते गए। चंद्रगुप्त टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी। अलेक्जेंड्रा हैड लेफ्ट दिस टेरिटरी आफ्टर अपॉइंटिंग हिज गवर्नर। अलेक्जेंडर ने क्या किया था? जो नॉर्थ वेस्ट का ये एरिया था ना, जिसको जीता था उन्होंने, पंजाब चिनाब वाला एरिया, वो वहाँ पर अपने उन्होंने एक गवर्नर छोड़ा, सेल्यूकस निकेटर, और आगे बढ़ गए, दूसरी जगह को हराने के लिए चल दिए। अब सेल्यूकस निकेटर वहाँ पे एक आर्मी के साथ था। चंद्रगुप्त ने क्या किया? उन पे अटैक कर दिया, सेल्यूकस निकेटर पे भी, और डिफीट कर दिया। मेड हिम साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। As per the term, the treaty, Seleucus married his daughter to the चंद्रगुप्त। अब उनसे भाई उनको भी इंसल्ट किया कि कभी भारत में आने की सोचना भी मत, और अब हारे हो तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे से होगी, चंद्रगुप्त से शादी होगी। तो सेल्यूकस निकेटर जो कि गवर्नर थे अलेक्जेंड्रा के, वो हार गए, तो उन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ही ऑल्सो हैड टू सेंड हिज एम्बेसडर नेम्ड मैगस्थनीज टू हिज कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना एक एम्बेसडर जो है हमारे एम्पायर में छोड़ोगे, तो उनका नाम था मैगस्थनीज। ही इज द पर्सन हु रोट द बुक इंडिका। अब आप अगर मैप को ध्यान से देखते हो बेटा, यहाँ से आप स्टार्टअप करो तो ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त जो मगध था पहले मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उन्होंने भारतवर्ष को यूनिफाई कर दिया था। विद द होल नॉर्थ इंडिया नाउ पार्ट द मौर्यन एम्पायर। और ये मौर्य एम्पायर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एम्पायर कहलाया गया। और चंद्रगुप्त इसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ तक भी लेके चले गए। इतना बड़ा एम्पायर उस समय चलाना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। एज इट बेस्ट द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू ईस्ट, हिंदू कुश टू वेस्ट, एंड फ्रॉम हिमालय टू द नर्मदा रिवर एंड साउथ एक्सेट्रा। सो इंडिया केम अंडर वन रूल। अब यहाँ हजारों राजा नहीं थे, एक ही राजा था, एंड दैट टू वाज द चंद्रगुप्त मौर्य। और इसलिए इसे मौर्यन एम्पायर कहा गया, फर्स्ट एम्परर कहा गया। और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जो कि अभी पटना है। तो पाटलिपुत्रा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। नाउ मूविंग टू द नोट, अर्थशास्त्र मेंशन दैट द मौर्यन एम्परर्स levied taxes on the people and expected tributes from them, which included जेम्स हो गए, गोल्ड, स्टोन, साउथ इंडिया से सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा। मतलब इन्होंने अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बड़ा अच्छे से रख रखा था। भाई लोग जो काम कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग इन्होंने उन पे टैक्स लगा रखा था। और ऐसे लोग जो कैश नहीं दे रहे, जो काम कर रहे हैं वो चीज़ दे दें। अगर वो स्टोन का काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, गोल्ड का काम कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ का काम कर रहे हैं, ब्लैंकेट का काम कर रहे हैं, तो वही वो जाके जमा करा देंगे एज ए टैक्स। बिंदुसारा की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार जो थे वो राजा बने and ruled 297 BC to 272 BC. He maintained the territory that he had inherited. इतना बड़ा एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को दिया था, उन्होंने उसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। फ्रेंडली रिलेशन रखे आसपास के राज्यों से। आफ्टर हिम, उनके बाद उनके बेटे जो आए, जिन्हें हम अशोका द ग्रेट कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से रूल ओवर किया। He was the youngest greatest king of India at that time. अब अशोका द ग्रेट को पढ़ लेते हैं हम। अशोका वॉज बॉर्न इन 302 BC। ये आपको समझ में आना चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है ये आपका। और ही सर्व्ड एज अ कुमारा। स्टार्टिंग में राजा नहीं बनाया जाता था, जो प्रिंस होते थे ना उन्हें दूसरे स्टेट्स में एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। सो उन्हें उज्जैन भेजा गया, तक्षशिला भेजा गया एज ए कुमारा। आफ्टर बिंदुसारास डिमाइज, उनकी डेथ के बाद वो आए और मौर्यन एम्पायर के थ्रोन पे वो बैठे 272 BC। इट वॉज ओनली इन 269 BC दैट हिज coronation ceremony was conducted. Because of the tussle of the power with his brother, Ashoka earned the title
देवनाम प्रियादसी, और देवनाम प्रिया भी कहते हैं, बिलवेड ऑफ द गॉड्स, प्रियदर्शी, हैंडसम लुकिंग। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए अशोका फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से परफेक्ट नज़र आते थे। सो अशोका बिंदुसारा के मरने के बाद गद्दी पे तो बैठे, लेकिन ऑफिशियली उन्हें बहुत बाद में उनकी ये सेरेमनी की गई थी, क्योंकि उनके भाइयों से क्लैशिंग हो रही थी कि गद्दी पे मैं बैठूंगा। बट लोग उन्हें बड़ा प्यार करते थे, अशोका को देवनाम प्रिया दिया था नाम, उन्हें प्रियदर्शी कहा गया था। वॉर दैट चेंज द अशोका। अब हम यहाँ बात करते हैं कलिंग वॉर की। देखो अशोका भी अपने आप में बहुत पावरफुल किंग रहे, बहुत एम्पायर को वो बढ़ाते गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने अच्छा किया। लेकिन अशोका ने जब एक्सपेंड करना शुरू किया ना एम्पायर, बैटल पे बैटल, बैटल पे बैटल, तो एक ऐसी बैटल हुई जिसने उनकी लाइफ को टर्न कर दिया। टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, दैट इज कलिंगा। आपका ये जो प्रेजेंट डे ओडिशा है ना बेटा, ये दिस हिस्सा, ये दिख रहा है आपको कलिंगा लिखा हुआ है, तो उड़ीसा का ये जो बहुत बड़ा हिस्सा है, दैट वाज द कलिंगा एट दैट टाइम। कलिंगा की लड़ाई ने आपके अशोका की पूरी लाइफ चेंज कर दी। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस। कलिंगा उस समय छोटा सा राज्य था, लेकिन बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, प्रॉस्पेरस राज्य था। कभी मतलब कहते हैं ना किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से चल रहा था। अशोका सेट हिज आइज ऑन दिस किंगडम। अशोका को लगा ये भी क्यों छूट गया, इसको भी ले लेते हैं। उन्होंने अटैक कर दिया उस पर। अब ये बैटल जो है 261 BC में चली। दिस बैटल वॉज वेरी फ्यूरियस बैटल। मैसिव लॉस हुआ लाइफ का, प्रॉपर्टी का, पिटी का। मतलब कलिंगा के एक एक व्यक्ति ने अपना जीवन दान में दे दिया, लड़ाई में पार्टिसिपेट कर दिया कलिंगा की आज़ादी के लिए। सो कलिंग की बैटल जो थी, इट स्टूड कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। ऐसा लगा कि कलिंग में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। द हाउसेज वर रेज्ड टू द ग्राउंड, द सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल ले डेड, वेल्थ, प्रॉपर्टी सब प्लंडर हो चुकी थी, खत्म कंप्लीटली। अशोका का एक रॉक एडिक्ट है 12th नंबर, अशोका रॉक एडिक्ट, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है 150,000 पीपल वर कैप्चर्ड। बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय के लिए। एंड 100,000 वर स्लेन एंड मच मैनी देम द नंबर्स डाइड ऑफ डिजीज, प्राइवेशंस और एनी अदर थिंग्स। मतलब बहुत सारे लोग तो महामारी से, बैटल में ऐसे ही मारे गए। इतना बड़ा डिवास्टेशन हुआ। अशोका को क्या लगा, बैटल फील्ड में ऐसे विजिट करने गया। जब वो विजिट करने गया, उसने एक से एक लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर इतना ज़्यादा लोग मरेंगे उसे ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि कॉमन पीपल भी एंटर हो गया कि नहीं, कलिंग को हम बचा के छोड़ेंगे, वरना जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। वो बैटल फील्ड में गया, ही वॉज शॉक्ड। उसने देखा बस लाशें ही लाशें हैं, कुछ नहीं है। He could see all around him dead bodies of men, horses, elephant, wounded soldiers, women, children wheeling around the dead bodies, such as the pitiable sights। कहता मैंने आखिर लड़ाई क्यों लड़ी, एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दर्दनाक हादसा होगा, इतने लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसके हार्ट में एक ऐसा दुख आया ना कि ही लेफ्ट द बैटल। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। अशोका यूज्ड टू अलाउ ऑल प्रिजनर टू बी फ्री फ्रॉम वन होल डे वंस इन अ ईयर टू मीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड। अशोका की एक आदत थी, जैसे किसी को भी पकड़ के लाता था ना, जब लड़ाई होती थी तो जो कैदी पकड़ कर आते थे तो वो तो जेल में रहते थे, उनसे काम करवाया जाता था, लेकिन वो साल में एक बार उन्हें फ्री करता था कि एक बार अपने फैमिली मेम्बर से मिलाओ। सो अशोका वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड एंड शॉक्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। कलिंग वॉर ने तो उसे डिस्टर्ब करके रख दिया। उसको समझ ही नहीं आया कि वॉर होती क्यों है। अब उसे गुस्सा आने लग गया। ही हेटेड द वायलेंस। अब उसे वायलेंस से नफरत हो गई। उसने कहा बस अब बहुत हो गया, इतना बड़ा राज्य क्या करूँगा मैं इसका, लोग मर गए। उसको पीस चाहिए था, शांति चाहिए थी। एंड दैट वॉज अ टाइम हिज गुरु उपागुप्ता एडवाइज्ड हिम टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धिज्म को फॉलो करो। और अशोका ने जब बुद्धिज्म की शिक्षाएं पढ़ी, नॉन वायलेंस को पढ़ा, तो उसे बुद्धिज्म को वो अडॉप्ट करता गया। एंड देन अशोका बिकेम द फर्स्ट किंग हु गेव अप द वॉर वायलेंस आफ्टर द विक्ट्री। तो ये पहला राजा था जिसने लड़ाई छोड़ दी और बुद्धिज्म को अपना लिया।
सो अशोका वेंट ऑन द रूलर्स फॉर अनदर 3 डिकेड्स तक वो रहा राजा मौर्यन एम्पायर का अगले 30 सालों तक, लेकिन उसने 30 साल में कभी किसी पे अटैक नहीं किया, सबको अच्छी शिक्षाएं दी। उसने क्या किया, धम्मा महामतास को अपॉइंट किया कि भाई मैं ये शिक्षाएं दे रहा हूँ, पहले आप अडॉप्ट करो, समझो, उसके बाद भगवान बुद्ध की ये सारी शिक्षाएं अलग अलग जगह पे जाकर आप फैलाओ। तो इस तरीके से बुद्धा की शिक्षाओं को फैलाने में अशोका का बहुत बड़ा योगदान रहा। नाउ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वी नो अबाउट द चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मेगास्थनीज बुक इंडिका। चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी उनके बारे में लिखा है, और वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेटर ऑन बिंदुसारा और अशोका ने भी कंटिन्यूड किया है। किंग जो होते थे वो प्रिंसिपल अथॉरिटी होते थे स्टेट की, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। मंत्री परिषद को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते थे। किंग जो है कभी भी मंत्रियों को बुला के मीटिंग ले लेते थे, असिस्ट करते थे वो मंत्री उन्हें अलग अलग फील्ड के लिए। मिनिस्टर्स वर फर्दर असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ ऑफिसर्स। मिनिस्टर जो थे उनको अलग अलग ऑफिसर असिस्ट करते थे, जैसे आपका यहाँ पे मेंशन है ना नेम, दैट इज अध्यक्ष, अमात्यास, युक्तास, राजयुक्तास। इस तरीके से बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो मिनिस्टर्स को असिस्ट करते थे। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस, मगध, उज्जैन, तक्षशिला एंड स्वर्णगिरी, ईच अंडर द चेंज ऑफ कुमारास। और आपके जो ये जितने भी थे ना, इनके हेड कुमारास यानी कि जो प्रिंसेस होते थे ना वो होते थे, या फिर आपके स्थानक्स जो होते थे वो भी इनके हेड होते थे। बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज, और विलेज को जो हेड करते थे उन्हें ग्रामिणी या धर्माध्यक्ष कहा जाता था। कैपिटल की बात करें तो पाटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी, और पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया गया था गैरिजन से। थिक ह्यूज बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, फोर्टिफाइड कर रखा था, और डीप मोट हैड बीन डग ऑल अराउंड द सिटी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एनी अटैक। सो प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई थी कैपिटल सिटी को। रॉयल पैलेसेस वर मेड अप ऑफ ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन पिलर्स एंड वॉल्स। पीपल लिव्ड अ सिंपल लाइफ एट दैट टाइम। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में, दैट दिस वाज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल। बड़ी बड़ी वॉल चारों तरफ बनी हुई हैं, 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ द वुड एंड मड ब्रिक्स, एंड 2 और 3 स्टोरी हाई हाउसेज होते थे। तो ये इंडिका के थ्रू हमें पता चलता है कि उस समय के हाउसेज या महल कैसे होते थे। रेवेन्यू और टैक्सेस की बात करें तो लैंड रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा लिया ही जाता था, मतलब जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 जो है वो लैंड रेवेन्यू में जाता था। लेटर ऑन इंक्रीज टू 1/4 कर दिया गया। प्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा जो है राजा के खजाने में जाएगा। इन एडिशन टैक्सेस वर लेविड टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑल्सो। प्रोफेशंस जो होते थे, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट्स, माइंस वर्कर, फॉरेस्ट, कैटल, इन पे भी लगता था टैक्स। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम जो है अच्छी थी, और उस इनकम को वो इरिगेशन, हॉस्पिटल, रोड, रेस्ट हाउस बनाने के लिए भी, मतलब लोगों के लिए, काम के लिए इसे यूज करते थे। आर्मी की बात करें बेटा तो मौर्यन एम्पायर हैड अ ह्यूज वास्ट लार्ज आर्मी। इट वाज एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ वाज 8,000 chariots in the army, and then 9,000 elephant soldiers, 30,000 horse soldiers, and 6 lakh foot soldiers. Means you can see the huge army was there, so nobody dared to take a conflict with the Mauryan Empire. The soldiers were paid in the cash and kind. King had established the effective, efficient स्पाई सिस्टम ऑल्सो। जैसे हमारे रॉ होते हैं ना, स्पाई बिल्कुल जासूस जो है वो भी लगा रखे थे, जो उन्हें बार बार टाइम टू टाइम नेबरिंग स्टेट्स की खबर देते रहते थे। मौर्यन एम्परर वर वेलफेयर माइंडेड। ये एक अच्छी बात थी क्योंकि लोग उनका साथ देते थे, इसलिए भी आसानी से कोई उन पर हमला नहीं कर पाता था। प्रजा बहुत खुश थी, वेलफेयर माइंडेड थे रूलर्स, स्पेशली अशोका ने तो ऐसा लगता है रूल ही लोगों के लिए किया है। दे अंडरटुक सेवरल वेलफेयर मेजर्स फॉर द सब्जेक्ट, पेड अटेंशन टू the infrastructure, whatever the people needed. Ashoka had created the new category of officials called the Dhamma Mahamatas to keep a visual on the conduct of state official. Report on incident of corruption. भैया तुम्हें देखना है कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, स्टेट ऑफिशियल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और समटाइम्स तो वो ही चुपचाप इंस्पेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट में अचानक विजिट कर देता था किसी भी प्रोविंस में,
कि भाई यहाँ पे काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, विदाउट एनी अनाउंसमेंट अचानक विजिट हो जाती थी. द पीपल इन द एम्पायर वर वेरी सिंपल, ऑनेस्ट एंड हैप्पी बिकॉज द रूलर वर्कड फॉर देम. They lived in harmony, peace, without any discrimination. Ashoka treated his subject like his own children. वो प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, इसलिए लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे. अशोका के धम्मा की बात करते हैं. After Ashoka embraced Buddhism, he worked for his promotion. क्योंकि अशोका को ये लगा कि जो शिक्षा मुझे मिली है वो लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए. So what he did, directed everyone to be a good human being first. वो शिक्षा देता था और अपने उसने महामता सा अपॉइंट कर रखे थे कि जाओ जगह जगह और बताओ लोगों को कि सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो. अच्छा, धम्मा जो है बेटा एक पाली वर्ड है. धर्म होता है ना, धर्म, धर्म का जो ये वर्ड है पाली लैंग्वेज में हम उसे धम्मा कहते हैं. अब उसने ये धम्मा की सारी शिक्षाएं फैला दी. इट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर अदर, सबके रिस्पेक्ट करो, अच्छा विश्वास रखो, ह्यूमैनिटी में काम करो, नॉन वायलेंस, बिल्कुल ऑनेस्टी होनी चाहिए, और आप अपने पेरेंट्स के उनकी रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की, एल्डर्स की, यंगर्स की, उनसे प्यार करो, हम्बल रहो, पोलाइट रहो, गुस्से में नहीं आना है, मारना नहीं है, किलिंग नहीं होनी चाहिए. तो उसने हमेशा राइट फेथ, राइट कोड ऑफ कंडक्ट लोगों को बताया कि धम्मा आपको यही कहता है, डोंट डिसरिस्पेक्ट द अदर रिलीजन और अदर फेथ. आपको अपना धर्म प्यारा है, अपना विश्वास प्यारा है, ठीक है, लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचाओगे. अपने बारे में बताओ, दूसरे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना. पाटलिपुत्र वॉज अ वेन्यू ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अकबर रेन. अकबर के टाइम पे पाटलिपुत्र में बहुत बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की गई थी. नोट पे चलते हैं बेटा. द कॉइन्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हैड बुद्धिस्ट सिंबल. आप देखिए कॉइन्स को आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट सिंबल आपको नजर आएंगे, सच एज धर्म चक्र, ये आपको दिख रहा है, बोधि ट्री या बरियर्स, माउंट, लॉर्ड बुद्धा ब्रीथेड हिज लास्ट ब्रीथ. इस तरीके के जो है आपको सिंबल डिपिक्ट होंगे मौर्यन कॉइन्स पे. नाउ अशोका वांटेड हिज सब्जेक्ट टू बी हैप्पी, पीसफुल, हम्बल एंड कंटेंटेड. इसलिए वो क्या करता था, मैक्सिमम प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. वो ये कहता था आप दूसरों को तो कहने जा रहे हो सच बोलो, करप्शन मत करो, मारो नहीं, लेकिन क्या आप खुद उसे अडॉप्ट करते हो? तो जितना आप दूसरे को उपदेश कर रहे हो मैक्सिमम उसे प्रैक्टिस करो. पहले आप दूसरों के लिए जो है आइडियल बनो. ही टॉट अहिंसा एंड वेजिटेरियन बाय एग्जाम्पल. देखो जी, वेजिटेरियन रहो, अहिंसा को फॉलो करो. उसने हंटिंग छोड़ दी, फ्लैश ईटिंग छोड़ दिया. ही यूज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर. उसने बड़े बड़े पिलर्स जो होते थे ना, रॉक एडिक्ट्स या पिलर्स पे इनग्रेव्ड कराए, इंस्क्रिप्शन, अपने मैसेजेस को लिखवाया. साउथ एशियन कंट्री तक उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड कराया. उसने अपने बेटे महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा सेंट टू द श्रीलंका फॉर द सेम पर्पस टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ द धम्मा. Ashoka worked for the promotion of the Buddhism for many years. The stupa at Sanchi is one of them. सांची पे उसने ग्रेट स्तूपा बनवाया जिसमें बुद्धिज्म की शिक्षाएं आपको मिलेंगी. देन अशोकास एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की बात करें, सो इंस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा, विच आर इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस. जब हम खोद के लिखते हैं ना किसी हार्ड सरफेस पे, मे बी रॉक पे, पिलर पे, मेटल पे, वुड पे, दैट इज इंस्क्रिप्शन. तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स आपको रॉक्स पे भी मिलेंगे, पिलर पे भी मिलेंगे, मेटल पे भी मिलेंगे. अशोका ने ये इनग्रेव कराए ताकि लंबे समय तक इनको कोई जो है डिस्ट्रॉय ना कर पाए और ये शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे. दैट वॉज इन द पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज. इट वॉज यूज टू इंस्क्राइब द एडिक्ट्स ऑन पिलर. स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी. लोकल लैंग्वेज वॉज गिवन टू प्रेफरेंस टू मैनी ऑफ द अशोकन रॉक एडिक्ट्स. अशोका ने ये भी कहा जहाँ जहाँ आप ये रॉक पिलर बना रहे हो या आप दूसरे रॉक एडिक्ट्स बना रहे हो, पिलर पे इनग्रेव करा रहे हो, सो वट एवर द लॉन्ग लैंग्वेज वॉज स्पोकन देयर ना, जो भी लोकल लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही है उसमें आप यहाँ पे इंस्क्राइब कराओगे. तो इस तरीके से उसने बुद्धिज़्म की शिक्षाओं को फैलाया लोकल लैंग्वेज में. अफगानिस्तान तक में उसने इंस्क्राइब करा दिया, ग्रीक लैंग्वेज में इंस्क्राइब करा दिया क्योंकि बहुत सारे ग्रीक पीपल रहते थे वहाँ पे. सो इस तरीके से द सारनाथ पिलर नोन एज द अशोकास पिलर एट सारनाथ. सारनाथ में एक पिलर है जिसे हम अशोका पिलर कहते हैं. द रिलिक्स ऑफ अशोकन टाइम हैज़ 4 लाइन्स बैक टू बैक. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंडस्टोन पिलर. अगर आप देखते हो, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द नेशनल एम्बलम ऑल्सो. 4 शेर है ना बने हुए हैं.
बैक टू बैक, तो उसे हमने अपने नेशनल एम्बलम पे भी एक्सेप्ट किया है। उसने लिखा है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, आई एम लाइक अ फादर टू दैम। ये अशोका ने इंस्क्राइब कराया कि सभी मेरे लिए बच्चे हैं, मैं उनका पिता हूँ। एज एवरी फादर डिजायर गुड एंड हैप्पीनेस, जैसे हर पापा को लगता है ना, हर पिता को, कि मेरा हर बच्चा जो है खुश रहे, उसकी इच्छाएं पूरी हों, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा जो है वो खुश रहे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सो वेल नोन रेलिक्स तो अशोका ने बनाई हैं पिलर्स पे, रॉक एडिक्ट्स पे, बट आप देखोगे यहाँ आपको ये दिया हुआ है बुल कैपिटल, है ना, रामपुरवा बुल कैपिटल दी हुई है। नाउ इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द राष्ट्रपति भवन। कितना अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्ट वर्क आपको मिलेगा। ये आपका पूरा बेटा 8 फीट की हाइट है और 9 इंचेस का। इट वॉज अनअर्थेंड नियर द बैंक ऑफ गंडक रिवर। गंडक रिवर के पास ना खुदाई की गई, तब ये मिला था, तो अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। Then another you can say that many stupas had been built by the Ashoka. So fine architecture work was there. The edicts left by Emperor Ashoka have provided vital links to the past. They reveal lots of information about the life and the times of Ashoka. The writings in the edict throw light on the Ashoka's tolerance. क्योंकि जो जो उसने बेटा इंग्रेव्ड करवाया है, लिखवाया है, वो बता रहा है कि अशोका जो है कितना टॉलरेंट हो गया था आफ्टर द कलिंग वॉर। टॉलरेंट मतलब वो हर धर्म को, हर शिक्षा को मानने लग गया था और अच्छे से अच्छी चीज़ें लोगों को देने की कोशिश करता था। Now, the Ashoka rule as they throw the light on the Ashoka's life, habit, values and ideas. अब जितना आप देखते जाओगे, जितना रॉक पिलर्स को देखोगे, एडिक्ट्स को देखोगे, इंस्क्रिप्शन को देखोगे, आपको अशोका की लाइफ के बारे में पता चलता जाएगा। ये देखो, ये भी हमें एक मिला है, अशोका एंड हिज क्वीन एज शोन इज सांची स्तूपा। सांची आपका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये हमें मिला है। तो ये भी बता रहा है कि कैसी लाइफ वो जीना चाहता था। द एडिक्ट्स ऑल्सो रिवील द अशोका मेंटेन द पीसफुल रिलेशन विद द नेबरिंग टेरिटरीज, एक्सचेंज ऑफ लर्नेड स्कॉलर्स एंड एम्बेसडर बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड अदर स्टेट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रूल। सो एडिक्ट्स ऑन द स्कल्प्टेड पिलर्स रिवील स्टैंडर्ड ऑफ स्किल। अब आप ये देखो, उस समय ये हाथ से बने हुए हैं बेटा स्कल्पचर, तो कितना फाइन क्राफ्ट वर्क और आर्किटेक्ट वर्क उस समय किया गया था। अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ। मौर्यन एम्पायर को अगर आप देखोगे विद इन द 50 ईयर्स ऑफ अशोका's डेथ, अशोका के मरने के 50 साल के अंदर अंदर ये मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया इन 185 BC। When the Pushyamitra Sunga overthrew the last Mauryan king, there were several causes for decline. मॉरियन रूलर आफ्टर अशोका वर नॉट वेरी एफिशिएंट। एम्पायर इतना बड़ा था कि इतना अच्छा कोई राजा ही नहीं आया अशोका के बाद कि इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके, तो दूसरे राजा उस पर कब्जा करते गए, लड़ाई करते गए। द ब्राह्मण्स वर डिससेटिस्फाइड हु अपोज द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का इतना ज़्यादा प्रमोशन हो गया था कि ब्राह्मण जो है इसे डिससेटिस्फाइड हो गए थे। ऑल्सो अडॉप्टिंग नॉन वायलेंस वीकेंड द आर्मी। नॉन वायलेंस कह दिया तो आर्मी को लगता था हमें क्या काम करना है, हम बैठे रहें, तो आर्मी में भी क्लैशिंग आने लगी थी। सो देयर वर सेवरल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। हाँ, ये है कि पुष्यमित्र सिंघा ने उन्हें हरा दिया और उसके बाद मौर्यन एम्पायर का एंड हो गया। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। What we have discussed in this chapter, the main sources of information about the Mauryan Empire is the Arthashastra and Mudraksha. Then Chanakya was very intelligent advisor and guided the Chandragupta. Mauryan dynasty came into the power with the Chandragupta Maurya in 321 BC. Then Chandragupta, Bindusara and Ashoka, they were the three prominent rulers of Mauryan Empire. Death and destruction during the Kaling War, जो कलिंग बैटल हुई थी, it changed the life of the Ashoka. The Mauryan administration included many officials like अध्यक्ष आपको दिया हुआ है, अमात्यास हैं, युक्तास हैं, राजुकास एक्सेट्रा हैं। अशोका ने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स को जो है इरेक्टेड कराया टू स्प्रेड, टू प्रमोट हिज आइडियाज ऑफ धम्मा। Ashoka also aided in spread of Buddhism in southeast country, especially in Asia. And the Mauryan dynasty declined because of the number of causes. Weak rulers थे, clashing बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ये decline हो गया। So I hope you understand each and every concept. That's end for the chapter. Please do the exercise carefully.